तो ठीक है, हम उस लड़की को मार देते हैं। आखिर उसकी वजह से तुम अपने मिशन को छोड़ कर आ गए हो और हमारे मिशन में किसी तरह के डिस्ट्रक्शन की कोई जगह नहीं है। वो लड़की किसी काम की नहीं है। किसी को उसके लिए तुम्हारी फीलिंग का पता चला तो कोई उस लड़की को यूज करके तुम्हें कमजोर बना सकता है। भूलो मत, वो माफिया गैंग है जो इंसानियत से कोसों दूर है। ये सुनकर अद्विजय की आंखों में गुस्सा भर गया और उसने कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर मृत्युंजय हंसने लगा और बोला, क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसे अपने पास रखने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है। वो तुमसे नफरत नहीं करेगी और एक दिन अपने पहले पति के पास चली जाएगी। अचानक अद्विजय का फोन रिंग हुआ, जिस पर दंश का कॉल फ्लैश हो रहा था। क्या दंश बताने वाला है अद्विजय को उसके बच्चे की सच्चाई? और क्या मृत्युंजय लेगा आरोही से वरुण का बदला? एपिसोड नेम वो सिर्फ मेरी है। अद्विजय ने छोड़े प्यार के निशान। अद्विजय ने आह भरते हुए कहा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे नफरत करती है या प्यार। बस मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। दैट्स इट। ये कहकर अद्विजय पार काउंटर से खड़ा हुआ। जाते हुए वो बोला, दीपेश और अरुण को ठिकाने लगा देना। फिर वो रावत मेंशन चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो सुबह के 4 हाथ बज रहे थे। जैसे ही आरोही ने रूम के डोर के खुलने की आवाज को सुना तो उसने बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक किया। अद्विजय आया, उसने अपने ओवरकोट को उतार कर रखा और जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसने बिस्तर पर लेटकर आरोही को देखा, जो कि सिकुड़कर बिस्तर के दूसरे कोने पर लेटी हुई थी। उसे देख अद्विजय के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया और आरोही की कमर पर हाथ रखकर उसके छोटे से शरीर को अपनी ओर खींच लिया। आरोही की पीठ को उसने अपने सीने से लगा लिया। अद्विजय ये महसूस कर सकता था कि आरोही की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। उसे समझ आ गया कि आरोही नींद में नहीं थी। तभी उसने कुछ करने का सोचा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। अपने कंधे पर अद्विजय के हाथ को महसूस करते हुए आरोही ने अपनी आंखों को बंद किया। आरोही की गर्दन को सहलाते हुए अद्विजय थोड़ा उठा और उसने झुककर आरोही के चेहरे को अपनी ओर किया। उसने आरोही के होठों पर अपने होठों को रखा और बस यूं ही अपने होठों से उसके सॉफ्ट मुलायम होठों को वो सहलाता रहा। अब ये सब आरोही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इन आंसुओं को देख सबसे पहले अद्विजय ने उन आंसुओं को अपने होठों से चूम लिया और कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने अद्विजय की चेस्ट पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश। ये देखकर अद्विजय की आंखों में थोड़ी नाराजगी झलकने लगी। उसने झुककर अपने होंठ आरोही के होठों पर रखे और धीरे धीरे उसे किस करने लगा। आरोही इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपने होठों को कसकर बंद किया हुआ था। मगर अद्विजय को जो चाहिए था वो उसे हासिल करके ही रहता था। इसलिए उसने अपने हाथ को उठाया, हथेली में आरोही के चेहरे को पकड़ा। उसने अपनी टंग को आरोही की टांग से इंटरट्वाइंड किया और उसे जुनूनियत के साथ चूमने लगा। किस करते हुए उसने अपने दोनों हाथों को उसने आरोही की कमर के नीचे रखा और उसे उठाकर बैठा दिया। उसने आरोही के बालों से खेलते हुए कहा, आरोही, क्या तुम भी बाकियों की तरह मुझसे सिया की तरह नफरत करती हो? आरोही ने अपनी आंखों को खोला, अद्विजय की गहरी आंखों में देखा और कॉन्फिडेंस से बोली, बिल्कुल नहीं आरोही, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूं। अद्विजय ने कहा तो आरोही ने उसे बताने का इशारा किया। राहुल गुप्ता कभी मेरा दोस्त हुआ करता था, मगर अब वो मेरा दुश्मन है। हाँ। अद्विजय की ये बात सुनकर आरोही चौंक गई। उसे अद्विजय से इस बात के पता चलने की उम्मीद नहीं की थी। आरोही के मन में ये सवाल तो जरूर उठा था, मगर उसमें ये सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। सुबह के 9 बजे आरोही जब शॉवर लेकर तैयार हुई तो वो आईने में अपने आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स देखकर चीख पड़ी। ओह गॉड, ये निशान! आरोही ने अपनी गर्दन पर चूमने के निशानों को देखा। नशे के खुमार में खोकर अद्विजय ने उसे पूरी रात जहां तहां किस किया था। आरोही के साथ अद्विजय के दोस्तों ने जो किया
उस वजह से वो अद्विजय से काफी नाराज थी। मगर उसे ये भी पता था कि अद्विजय को जब से उसके प्रेग्नेंट होने की बात पता चली है, तब से ही वो अजीब रिएक्ट कर रहा है। उसने सोचा कि वो बाद में अद्विजय को समझा देगी। फिलहाल तो उसका रावत विला पहुंचना जरूरी था। वो उस विला से बाहर निकली। दंश उसे लेकर रावत विला पहुंचा। रास्ते में आरोही ने राघव जी को कॉल किया। चाचा जी, क्या निकिता घर आई? नहीं बेटा, वो दोनों अभी तक घर नहीं आई। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं अब गोलू के लिए खाना खुद बना लेता हूँ। थोड़ी देर बाद कर आरोही ने कॉल कट कर दिया। रावत परिवार के ब्रेकफास्ट टेबल पर आरोही ने आज एक अलग ही नजारा देखा। सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे और उन सबके चेहरे पर एक स्माइल थी। अनिका और राजवीर जी भी वहां मौजूद थे। धानी ने एक ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस पहने हुए ही वो उन सभी के लिए नाश्ता सर्व कर रहा था। वो अभी इतनी छोटी थी कि टेबल तक भी नहीं पहुंच पा रही थी, मगर पंजों पर खड़े होकर उसने सबको सर्वे किया। अनिका जी ने जैसे ही आरोही को देखा, उन्होंने कहा, अरे आरोही जल्दी आओ, आज हमारी धानी सबको नाश्ता खिला रही है। वैसे तुमने बताया नहीं कि धानी इतनी प्यारी है। तुमने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आरोही ने अपनी डार्क पिंक कलर की साड़ी को संभालते हुए उनके पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने कहा, माँ, अभी आप धानी की दूसरी साइड से मिली नहीं हैं। एक तरफ ये आज्ञाकारी है तो दूसरी तरफ चुपके से काम खराब करके निकल लेती है। सीक्रेट शैतान है ये। ओह, अच्छा ऐसी बात है। ये कहते हुए वो गहरी सोच में खो गई। अपनी पोल पट्टी खुलता देख धानी डर गई। उसे अभी अपने नए दादा दादी के साथ अच्छे रिलेशन बनाने थे ताकि वो कभी उसकी मम्मा को परेशान न करे, लेकिन आज उसकी मम्मा ने ही उसका सारा प्लान चौपट कर दिया। अचानक अनिका जी ऊंची आवाज में बोली, आरोही, तुमने क्या खिलाकर इसको पैदा किया है? उनकी ऊंची आवाज सुनकर धानी की टिमटिमाती आंखों में पानी आ गया। क्या हुआ माँ? आरोही ने पूछा। हुआ यह है कि मुझे भी धानी की तरह सीक्रेट शैतान चाहिए थी। ये कहते हुए उन्होंने धानी को गोद में उठाया। अचानक उसकी आंखों में आंसू देख अनिका का दिल धक से रह गया। एपिसोड नेम, स्टडी रूम में रोमांस। धनी ने अपनी घनी पलकें झुकाई तो आंसू उसकी आंखों से लुढ़क गए। अनिका जी परेशान होकर बोली, ओह सीक्रेट शैतान, आप रो क्यों रही हैं? प्लीज डोंट क्राई। दादी माँ, आप मेरी मम्मा को घर से निकाल दोगी ना? धानी ने सुबकते हुए कहा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कहा किसने तुम्हें? और दादी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अनिका जी उसे समझाते हुए बोली। आरोही ने धानी को गोद में लिया और उसे चुप करवाया। धानी बोली, सॉरी मम्मा, धानी फिर से शरारत नहीं करेगी। आई प्रॉमिस, कोई अब से मेरी वजह से आपकी पलवलिश पर उंगली नहीं उठाएगा। धानी स्ट्रांग बनेगी। धानी, आप स्ट्रांग हो। प्लीज अब रोना बंद करो, वरना मम्मा आपसे नाराज हो जाएगी। धानी को चुप कराकर आरोही बेडरूम में आई। आरोही आज काफी उदास लग रही थी। अपनी माँ की उदासी को देख धानी ने पूछा, मम्मा आपको क्या हुआ है? आप इतना सैड क्यों हो? ये सुनते ही आरोही हल्के से मुस्कुराकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, चलो अब सो जाओ। ये सुनते ही धानी अच्छे बच्चे की तरह बिस्तर पर लेट गई। रोने के बाद अक्सर बच्चों को अच्छी नींद आती है, इसलिए धानी भी जल्दी सो गई। अचानक अद्विजय ने दरवाजा खोला और वो आरोही को देखते हुए बोला, बालकनी में आओ। ये सुनते ही आरोही धानी को ब्लैंकेट उड़ाकर बालकनी में आई अद्विजय रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा था। उसके बाल हवा में हल्के उड़ रहे थे। उसने आरोही की ओर मुड़ते हुए कहा, इस प्रेगनेंसी का कारण? अद्विजय, मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूं। आरोही ने उसे समझाया। झूठ मत बोलो, तुम्हारी दोस्त ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। अद्विजय बोला, नहीं, ये झूठ है, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। आरोही ने कहा। अद्विजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो अभी हॉस्पिटल चलो, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, और अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुमने मुझे धोखा दिया है। अद्विजय, देखिए, मैं धानी की कसम खाकर कहती हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सुनकर अद्विजय खामोश रहा तो आरोही आगे बोली, क्या आपको लगता है कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी की झूठी कसम खा सकती हूँ? बताइए। ये सुनकर अद्विजय ने आरोही की आंखों में सच्चाई को देखा और बोला, आरोही,
क्या सच में तुम मुझे धोखा नहीं दे रही हो? आरोही ने ना में गर्दन हिला दी। काफी देर बाद अद्विजय अपने आवाज में नर्म भाव लाते हुए बोला, आई एम सॉरी। ये सुन आरोही बोली, किस लिए? ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, मैंने तुम पर शक किया। आरोही ने कहा, तो क्या आपको अभी मुझ पर यकीन हुआ? ये सुनते ही अद्विजय ने अपनी पलकें झुकाई और कहा, मैं वादा करता हूँ कभी पूरा सच जाने बगैर तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा और तुम भी मुझे सबसे पहले सारी बात मुझे बताओगी। आरोही ने थोड़ी देर अद्विजय की आंखों में देखा और फिर उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। अचानक आरोही बोली, मिस्टर रावत, मैं आपसे एक चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगी। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, किस लिए? ये सुन आरोही बोली, वो रिंग, मेरी वजह से आपकी वो इतनी कीमती रिंग खो गई। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उस रिंग को वापस आपके हाथों में लाकर दे सकूं। ये सुनकर अद्विजय ने अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, क्या कहा तुम मुझे वो एक्सपेंसिव रिंग वापस लाकर दोगी? मैं पूछ सकता हूँ कैसे? ये सुनकर आरोही बोली, हम पुलिस कंप्लेंट करके उसे वापस ले सकते हैं। अद्विजय बोला, लेकिन क्या होगा अगर मैं क्लेम ही ना करूं कि वो मेरी रिंग है? तब तुम कैसे उसे रिंग को वापस ले पाओगी? तो मैं खरीद लूंगी। आरोही की यह बात सुनकर अद्विजय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, तुम 50 करोड़ की रिंग खरीदोगे कैसे? ये सुनकर आरोही बोली, मैं खुद इतने पैसे कमा सकती हूँ। अद्विजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरोही के माथे को छूते हुए बोला, तबीयत तो ठीक है लेकिन बस दिमाग का नहीं पता। चलो ब्रेन टेस्ट करवाने चलते हैं। ये कहकर उसने आरोही का हाथ पकड़ा। आरोही बोली, अद्विजय, ये आएगी। आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुझे कुछ टाइम दीजिए। ये सुनकर अद्विजय मुड़ा और बोला, ठीक है, तुम 50 दिन में 50 करोड़ कमाकर वो रिंग मेरे हाथ में लाकर दो। क्या ऐसा कर पाओगी? उसने मजाकिया लहजे में कहा। आरोही ने कॉन्फिडेंट अद्विजय की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं ऐसा कर पाऊंगी। अचानक उनके डोर पर किसी की दस्तक हुई। आरोही ने दरवाजा खोला तो बाहर दंश खड़ा था। दंश ने आरोही की ओर एक लेटर बढ़ाते हुए कहा, ये लेटर बॉस के लिए है। आरोही ने उस लेटर को जाकर अद्विजय को दिया। अद्विजय ने उस लेटर को खोला। जब वो गुस्से में आरोही जब एक बार में मृत्युंजय से बात कर रहा था, तब दंश ने उसे कॉल तो किया था, मगर वो उसे ये सच नहीं बता पाया कि अद्विजय का वो बच्चा मर चुका था। आज दंश ने अद्विजय को वो सच बताने के लिए लेटर में सारी बात लिखकर उसे पहुंचा दी थी। अद्विजय ने जैसे ही ये पढ़ा तो उसके हाथ से लेटर नीचे गिर गया। आरोही ने नीचे झुककर लेटर को उठाया और उसे पढ़कर वो भी काफी बुरा महसूस करने लगी। उसने अपने बच्चे को खोया तो नहीं था, मगर उसे खोने का डर आरोही ने कई बार महसूस किया था। अचानक अद्विजय ने कहा, आरोही, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनते ही आरोही वहीं खड़ी रही। अद्विजय ने फिर उससे कुछ नहीं कहा और वो आसमान में देखने लगा। तभी आरोही आगे बढ़ी। वो अद्विजय के पीछे जाकर खड़ी हुई। उसने अपना सर अद्विजय की पीठ पर रखा और अपने हाथों को अद्विजय की चेस्ट पर ले जाकर रखते हुए बोली, शायद उसे बच्चे की किस्मत में ही नहीं था आपका प्यार पाना। ये सुन अद्विजय कुछ नहीं बोला। आरोही को अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेस में देखकर अद्विजय को अच्छा लग रहा था। उसने अपनी नजरों को नीचे कर आरोही के हाथों को देखा। काफी देर तक दोनों ऐसे ही बालकनी में खड़े रहे। वहां बस तेज हवाओं की आवाज ही आ रही थी। अगली सुबह आरोही जब उठी तो वो बालकनी में गई। बालकनी में जाकर उसने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए नीचे देखा। अचानक नीचे का नजारा देखकर आरोही की आंखें हैरानी से फैल गई। वो दौड़ते हुए नीचे पार्किंग में गई। वहां उसने दंश को देखा, जो कि अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। अद्विजय के आदमी दंश को बेल्ट से बुरी तरह मार रहे थे। दंश के जख्मों से निकला खून उसकी शर्ट को भीगा रहा था। आरोही अचानक चिल्लाई, आप दंश को क्यों मार रहे हैं? छोड़िए उन्हें। ये कहकर आरोही ने उस बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ लिया, जो कि बेल्ट से दंश को मार रहा था। वहीं अद्विजय भी खड़ा था। उसने आरोही को ऑर्डर दिया, आरोही यहाँ आओ। ये सुनते ही आरोही ने अद्विजय से कहा, अद्विजय, आप दंश के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, आरोही, मैं अपनी जिंदगी में अब धोखा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हूँ। दंश ने मुझे धोखा दिया है। उसने वो बात मुझसे लंबे समय से छुपाई।
ये सुनते ही दंश बोला, बॉस, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि मैं आपसे ये बात छुपाई। उस जैसी औरत के साथ अब आपका हर रिश्ता खत्म हो चुका है, और वो औरत भी। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी के फैसले लो, चले जाओ यहां से। अद्विजय की बात सुनकर बॉडीगार्ड्स दूर हो गए। दंश लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। आरोही अचानक दंश के पास गई और उसने दंश को सहारा दिया। अद्विजय आगे बढ़ा और उसने आरोही का हाथ पकड़ लिया। दंश बोला, मैडम, मैं कुछ दिनों में रिकवर हो जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। आरोही दंश के जाने के बाद अद्विजय की कमीज पकड़कर चिल्लाई, मिस्टर रावत, आप इतने क्रूएल कैसे हो सकते हैं? वो आपके लिए काम करता है, उसने आपकी भलाई के लिए ये कदम उठाया। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, आरोही, मैंने कहा ना, मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। फिर उसने आरोही के चेहरे को पढ़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम भी फिर कभी मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो वहां से चला गया। आरोही ने अपना सिर पकड़कर कहा, मैं इस मॉन्स्टर को कैसे इंसान में बदलूं? क्यों इन्हें किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता है? अचानक राजवीर जी पीछे से आरोही के पास आए और बोले, एक दिन उसे फर्क पड़ेगा। आरोही, देखना, एक दिन तुम और धानी उसकी लाइफ के सबसे कीमती इंसान बन जाओगे। उसे आज तक परिवार का प्यार नहीं मिला है, शायद इसलिए वो आज एक ऐसा इंसान बन चुका है। ये सुन आरोही बोली, पापा, आपने खुद कोशिश क्यों नहीं की अपने और उनके बीच गलत फहमियों को दूर करने की? राजवीर जी बोले, क्योंकि आरोही, मैं खुद आज तक एक गिल्ट में हूँ। काश मैंने सालों पहले वो फैसला लिया ही नहीं होता। वो मेरे उस फैसले से नाराज है। आरोही उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, पापा, आपने ये फैसला एक पिता की हैसियत से लिया था, और एक पिता वो मजबूत चट्टान है जिसे बड़ी से बड़ी लहर टकराकर वापस लौट जाती है। पिता के लिए प्यार को औलाद कभी जाता नहीं पाती, मगर वह महसूस जरूर करती है। आरोही, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ अब राहुल से कैसे डील करोगी, क्योंकि ये फेक प्रेगनेंसी वाला नाटक ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। ये सुन आरोही बोली, पापा, मैं राहुल को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। राजवीर जी बोले, हाँ, मैं भी ढानी के लिए एक सूटेबल डोनर ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ देर बाद आरोही अपने बेडरूम में पहुंची। अद्विजय आज ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था। आरोही भी उसके साथ रेडी हुई तो आदमी से बोला, तुम्हें आज ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, धानी का ध्यान रखो। ये सुनकर आरोही नीचे चली गई। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब बैठे थे। अफसोस कि ब्रेकफास्ट टेबल पर आज तक अनिका और राजवीर के होते हुए अद्विजय नहीं आया था। अच्छा आरोही बहू, क्या तुम अद्विजय को ब्रेकफास्ट करने के लिए मना नहीं सकती? वो तुम्हारा पति है, जरूर वो तुम्हारी बात मानेगा। आरोही ने राजवीर जी की बात पर ना चाहते हुए भी हामी भरी और कहा, मैं उनसे कहकर आती हूँ। इतना कहकर आरोही स्टडी रूम की ओर चली गई। तभी अनिका जी ने कहा, वो नहीं मानेगा, वो कभी किसी की बात सुनता है, वो उसकी बीवी है, मुझे उम्मीद है वो उसे मना लेगी। राजवीर जी ने कहा। आरोही थोड़ा एक्साइटेड होकर स्टडी रूम के दरवाजे पर नोक कर रही थी। स्टडी रूम में अद्विजय एक टेबल के सामने खड़ा था। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। अद्विजय के हाथ में खून से सनी एक गन, जिसे अद्विजय एक रुमाल से साफ कर रहा था। जब अद्विजय ने आरोही को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसने कठोरता से कहा, यहाँ आओ। अद्विजय की आवाज सुनकर आरोही डर से अपनी जगह से नहीं हिली। उसे लगा कि कहीं अद्विजय ने दंश को जान से तो नहीं मार दिया। तभी अद्विजय फिर से बोला, मैंने कहा यहाँ आओ। आरोही उसका डरावना चेहरा देखकर आगे बढ़ी। अद्विजय ने उसका नाजुक हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से थामी हुई गन को अद्विजय ने टेबल पर पटका। फिर उसने अपने हाथ को आरोही की कमर पर रखा और उसे झटके से उठाकर स्टडी टेबल पर बैठा दिया। आरोही ने कांपते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? अद्विजय ने अपने होंठ पर उंगली रखी और कहा, श्श। फिर अद्विजय ने अपने सूट में हाथ डाला। आरोही सोच रही थी कि अद्विजय कहीं उसे मारने के लिए अपने सूट से चाकू तो निकालने वाला नहीं था, मगर जैसे ही उसने अद्विजय के हाथ में उस चीज को देखा तो थोड़ी हैरान रह गई। अद्विजय के हाथ में इस वक्त 2 प्यारी प्यारी पायल थी। जब अद्विजय ने आरोही का पैर पकड़ा तो आरोही टेबल पर पीछे झुक गई।
उसने आरोही का पैर पकड़कर दोनों पायल को उसके पैर में पहनाई। जब उसने उसके पैरों को छोड़ा तो आरोही के पैरों में बंधी पायल बजने लगी। अद्विजय ने झुककर पायलों को किस किया और फिर वो आरोही को अपनी आंखों में जुनून लिए देखने लगा। उसकी जुनूनियत भरी आंखों को देखकर आरोही ने कहा, क्या आपको भूख नहीं लगी है? अद्विजय ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, भूख मुझे काफी लगी है। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिला दिया। ये कहकर अद्विजय ने अपने होंठ आरोही की गर्दन पर रख दिए और उसकी साड़ी के पल्लू को हटाकर वो उसे किस करने लगा। आरोही ने बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने हाथ अद्विजय की गर्दन में लपेट लिए और अद्विजय के उसे इतने प्यार से चूमने पर आरोही नाश्ता, अपना गुस्सा और यहाँ तक कि अपनी सिचुएशन भी भूल गई थी। जब आरोही स्टडी रूम से बाहर निकली तो उसने अपने सीने पर हाथ रखकर एक राहत की सांस ली। उसे उस शैतान की गुफा में गए हुए 30 मिनट से भी ऊपर हो चुके थे। अद्विजय के ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने से पहले ही सभी लोग वहां से जा चुके थे। उन्हें आरोही के काफी देर तक ना लौटने पर लगने लगा था कि वो दोनों पति पत्नी स्टडी रूम में अपनी भूख मिटाने लगे होंगे, इसलिए कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं गया था। आरोही को लगा कि उसे फिर कभी कोशिश करनी होगी। अद्विजय उसके कहने पर यहाँ आ गया था तो वो फिर कभी अपने परिवार के साथ खाना खा सकता था। वो एक चेयर पर बैठा। आरोही ने उसे ब्रेकफास्ट सर्व किया और वो वहीं खड़ी हो गई। अद्विजय ने उसका हाथ फिर से खींचा, जिसकी वजह से आरोही उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई। अद्विजय ने उसे खुद को खाना खिलाने के लिए कहा। आरोही ने शैतान की डिमांड को सुनकर अपने हाथ से उसे खाना खिलाना शुरू किया। ऑफिस जाने से पहले अद्विजय ने हर रोज की तरह आरोही के माथे पर किस किया। सबके जाने के बाद आरोही घर में अकेला फील कर रही थी। नौकर घर में काम कर रहे थे। आरोही ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो उसका पैर अपनी साड़ी में फंस गया और वो जितनी भी सीढ़ियों तक चढ़ी थी वहां से नीचे गिरने लगी थी। अचानक उसने रेलिंग को पकड़ा, जिससे वो गिरने से तो बच गई मगर उसके पैर में चोट लग गई थी। नौकरों ने भी सब देखा था मगर वो आरोही की मदद नहीं करना चाहते थे। वो रावत परिवार में काफी सालों से काम कर रहे थे। वो आरोही को बेहद नापसंद करते थे। वहीं जब आरोही दर्द के कारण रोने लगी थी तो उसके पीछे से एक आवाज आई, इतनी बड़ी हो गई और तुम्हें अभी तक सही से चलना भी नहीं आता। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? ये आवाज अनिका रावत की थी। अपनी बात कहकर अनिका ने घूर कर नौकरों को देखा तो नौकर जल्दी से उनकी मदद के लिए वहां आए। वो घर की मालकिन की कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते थे। कुछ देर बाद आरोही अपने बेडरूम के बिस्तर पर लेटी थी और आरोही के लाख मना करने पर भी अनिका जी उसके पैर को साफ करके दवा लगा रही थी। आरोही को दवा से और दर्द हो रहा था मगर वो दर्द के कारण बस अपने होठों को ही काट सकती थी। अनिका जी ने दवा लगाने के बाद कहा, आरोही ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सॉरी माँ। ये कहकर आरोही ने अपना सिर झुका लिया। अनिका जी ने फर्स्ट एड बॉक्स को बंद किया और आगे कहा, तुम आज कल घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? क्या तुम्हें अद्विजय ने तुम्हें रोका है? आरोही ने जल्दी से ना में गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, उन्होंने नहीं रोका है। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें।